नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है, जिसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। सीबीआई की जांच के समय पद पर रहना अनिल देशमुख के लिए सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, ये उन्होंने अपने सफाई में कहा है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी यही बात कही थी कि उनके गृह मंत्री रहते हुए पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। शरद पवार से मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल अगले गृह मंत्री हो सकते हैं। कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोप पर मुंबई हाईकोर्ट ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के सीबीआई द्वारा आदेश देने का काम किया है। ये आदेश आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता, जिसको लेके पार्टी ने निर्णय लिया कि वे मुख्यमंत्री से जाकर अपना इस्तीफे के बारे में इस्तीफा दें। जब हमने पहले बात उठाई थी तो हमने एक बात और कही थी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश हैं। शरद पवार जी कहते हैं मंत्री के बारे में फैसला मुख्यमंत्री करते हैं, और कांग्रेस और शिवसेना कहती है कि देशमुख जी के बारे में फैसला एनसीपी करेगी। आज तो कमाल ही हो गया। वो शरद पवार से अनुमति लेने गए और जाके मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपा। तो देश को क्या बताया जा रहा था? उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या हम ये मानकर चलें कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी? मैं बिल्कुल मानता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। बहुत चीजें इसमें से बाहर आएगी। मैं तो ऐसा कहता हूं कि जिसको अंग्रेजी में टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं, उस प्रकार से ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें अभी बाहर आई है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, कई चेहरों के ऊपर से पर्दे हटेंगे और एक प्रकार से क्लींजिंग, एक प्रकार से सफाई ये इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से होगी। हमारे दो सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुनील सिंह और सोहित मिश्रा। सुनील, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। उनके इस्तीफे को लेकर क्या स्थिति है? क्या मुख्यमंत्री ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और क्या उनका सक्सेसर कौन होगा, इस बारे में कोई फैसला हो गया है? देखिए अखिलेश, इतना तो साफ है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और जैसा कि घोषित भी कर दिया गया है और पत्र भी सार्वजनिक हो चुका है। बहरहाल उसे स्वीकार करना नहीं करना ये मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं साफ तौर पर वो उसे स्वीकार भी करेंगे। अब सवाल है कि नए गृहमंत्री कौन होगा, इसकी तलाश भी हो रही है और कुछ नाम को भी चर्चा भी शुरू हो गई है। लेकिन गृहमंत्री अनिल देशमुख जो यहाँ बगल में ही रहते हैं और उन्हें वर्षा बंगलों में यानी मुख्यमंत्री को जाकर पत्र देना था, वो वहाँ नहीं गए। जानकारी ये मिली कि अभी यहाँ से निकले हैं वो, लेकिन वो शायद यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली। अब ये स्थिति थोड़ी सी मतलब विश्लेषणात्मक है कि आखिर वो उन्होंने उसके पहले इस्तीफा देने के पहले शरद पवार से मिले, वहाँ पर मीटिंग हुई, बाकायदा उन्हें कहा गया कि जिस तरह का मामला बना हुआ है, नैतिकता का तकाजा है कि इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, पत्र भेज भी दिया। लेकिन अब वो दिल्ली जा रहे हैं, तो ये सुनने में आ रहा है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि होनी बाकी है। तो ये दिल्ली क्यों जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जिस तरह से मामला है, जो गंभीर आरोप है, तो सीबीआई को अब इस पूरे मामले में 15 दिनों के अंदर एक नतीजे पर पहुंचना है प्रिलिमिनरी जांच के बाद कि क्या मामले में एफआईआर बनेगा और आगे जांच बढ़ेगी। तो इस जांच के दायरे में कौन कौन है और क्या खुद परमवीर सिंह भी है, ये भी एक सवाल है, और सबूत क्या है उनके पास, ये भी एक देखना होगा। तो बहरहाल ये इतना जरूर है कि महाविकास आघाड़ी सरकार दबाव में है, लेकिन ये नहीं है कि जैसा कि बताया एक कयास भी लगाया जा रहा है कि सरकार संकट में है। गृहमंत्री के पद को लेकर जरूर रस्साकसी हो सकती है, खास करके एनसीपी पार्टी में एक दूसरे नेताओं के बीच में, और साथ ही कहीं ये भी उठ सकता है कि मान लीजिए
कि जिस तरह से एक दबाव बना हुआ है, एक आरोप लगा है और पूरी की पूरी जो साख है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की इस समय दांव पे लगी हुई है, तो क्या खुद वो उनका भी अपना एक स्टेक होगा गृह मंत्री पद के लिए, वो भी एक यहाँ पर चर्चा का विषय है। लेकिन अभी ये सब कयास है, क्या फैसला हो पाता है, अगला गृह मंत्री कौन होता है, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि जिस तरह से जो गहमागहमी हुई थी अब वो थोड़ी सी शांत हुई है और अंदर खाने राजनीति चल रही है। बिल्कुल सुनील, तो सुनील जानकारी दे रहे हैं कि दिलीप वलसे पाटिल वो उत्तराधिकारी हो सकते हैं, महाराष्ट्र के अगले गृह मंत्री हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस बारे में पुष्टि होना बाकी है। सोहित के पास चलते हैं। सोहित, अभी तक हम देख रहे थे कि लगातार जब अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग होती थी तो पार्टी की ओर से, खुद शरद पवार की ओर से उनका बचाव किया जाता था। एक कमीशन भी बना दिया गया था महाराष्ट्र सरकार की ओर से, जिसको कि 6 महीने का वक्त दे दिया गया था जांच करने के लिए। लेकिन आज जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई इसमें जांच करेगी, 15 दिन का वक्त दिया गया सीबीआई को अपनी इंटरिम रिपोर्ट देने के लिए, तो शायद अब जो है उनके सामने अपने पद पर बने रहने का विकल्प खत्म हो चुका था। जी बिल्कुल, जैसे ही सीबीआई को ये जांच सौंपी गई उसी के कुछ समय बाद अजित पवार और अनिल देशमुख यहाँ पर सिल्वर ओक, जो शरद पवार का रेसिडेंस है, वहां पर पहुंचे। उन्होंने उनसे मुलाकात की और उसके बाद इस्तीफा सौंपा गया। शरद पवार ने क्योंकि इस्तीफा स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप इस्तीफा दीजिए, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी उसको स्वीकार कर लेंगे, ये माना जा रहा है, क्योंकि ये एनसीपी कोटे से आते हैं और अगर एनसीपी इसे स्वीकार कर लेता है तो शिवसेना को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और इसलिए इसके बावजूद जो होम मिनिस्ट्री का पोस्ट है वो एनसीपी के पास ही बना रहेगा और इसलिए दिलीप वलसे पाटिल का नाम सामने आ रहा है, जो एक समय शरद पवार के पीए भी रह चुके हैं, कई सारे पद वो संभाल चुके हैं, अभी भी वो कैबिनेट मंत्री हैं और अब उनके गृह मंत्री बनने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं शरद पवार, अब तक हमने देखा कि दिल्ली में 2 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परमवीर सिंह पर सवाल उठाए, अनिल देशमुख का बचाव किया, कई सारी चीजें की गई और अब तक वो सारी चीजें लगातार जारी थी। इससे पहले भी कई बार जब पूछा गया कि क्या रिशफल किया जाएगा, क्योंकि जो हमें पता चला है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने इससे पहले भी वो कह रहे थे कि अनिल देशमुख को फिलहाल होम मिनिस्ट्री से हटाकर उन्हें रिशफल किया जाना चाहिए, उन्हें कोई दूसरा मंत्री पद दिया जाना चाहिए जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता। लेकिन क्योंकि एनसीपी को ये फैसला करना था, क्योंकि एनसीपी के कोटे से आते हैं, तो एनसीपी की ओर से इस पर कोई खासा निर्णय नहीं लिया जा रहा था, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन जैसे ही ये मामला सीबीआई के पास सौंप दिया गया, अब कहीं ना कहीं एनसीपी को लग रहा है कि क्योंकि आने वाले कुछ समय में आप कह सकते हैं कि कई जगहों पर बीएमसी में भी चुनाव हैं, कई सारे चुनाव अगले 1 साल में होने वाले हैं, तो उसे को देखते हुए उसे भी एक मुद्दा नहीं बनाया जाए, इसलिए अब कहीं ना कहीं अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा है। शरद पवार के कहने पर यह इस्तीफा हुआ है और दिलीप वलसे पाटिल, जो शरद पवार के काफी करीबी हैं, उनका नाम चल रहा है कि उन्हें अब अगला गृह मंत्री बनाया जाएगा। अब ये औपचारिक होना बाकी है, लेकिन जो एनसीपी के सूत्र हैं, कई सारे जो सरकार में जो मंत्री हैं, वो ये बात ऑफ रिकॉर्ड हमें जरूर बता रहे हैं और ये देखना होगा कि कब इसे ऑफिशियल किया जाता है। हम इंतजार कर रहे थे कि नवाब मलिक के अलावा और कोई भी एनसीपी से शायद बात करे, क्योंकि नवाब मलिक ने भी, आपको बता दूं कि अचानक से एक मैसेज आता है कि अगले 10 मिनट में मैं मंत्रालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं, आप लोग आइए, और तुरंत वो कह देते हैं, ना ज्यादा सवाल लेते हैं और उसके बाद वो केवल बता देते हैं कि इन्होंने कहा था कि इस्तीफा देना चाहते हैं, शरद पवार ने उसे मंजूर किया और इसके बाद ये इस्तीफा दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अजित पवार और अनिल देशमुख जब यहाँ पर आए थे तब उनके बीच में चर्चा हुई। ये भी माना जा रहा था कि शायद मुख्यमंत्री को मिलने के बाद, या मुख्यमंत्री को अगर अनिल देशमुख मिलते उसके बाद वापस शरद पवार को मिलने आएंगे, लेकिन ना ही वो मुख्यमंत्री को मिले और दोपहर को शरद पवार को मिलने के बाद अब वो एयरपोर्ट के रास्ते जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि वो दिल्ली शायद जा रहे हैं, हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद प्रफुल्ल पटेल से उनकी मुलाकात की जा सकती है, आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। लेकिन जो गंभीर आरोप लगे थे और जिस तरह से पिछले 3 महीने में जो दूसरे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री महाविकास आघाड़ी के, जो 2019 में सरकार बनी है, यानी 2 साल के अंदर अगर आप देखें, सुनील के पास चलना चाहेंगे। सुनील, जो पूरा मामला है, शुरुआत हुआ था परमवीर सिंह के आरोप के बाद, जिसमें कहा गया था कि सचिन वजह को कहा गया था कि 100 करोड़ की महीने की वो वसूली करे, तो इस मामले में जो अहम किरदार है वो सचिन वजह भी है, और सचिन वजह हम जानते हैं कि एनआईए की कस्टडी में है, जो कि एक सेंट्रल जांच एजेंसी है। तो ऐसे में जबकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी तोप का जो मुंह है वो उद्धव ठाकरे की ओर घुमा दिया है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री के लिए भी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के लिए मुसीबत वाकई में खड़ी हो सकती है और शिवसेना ही एक तरह से निशाने पर है, क्योंकि बीजेपी का जो अपना दर्द है वो शिवसेना से ज़्यादा है दुश्मनी। आप देखेंगे कि किस तरह से बीच में खबर आई थी कि अहमदाबाद में शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात भी हुई थी,
तो वो भी एक इसमें एक मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी बात है कि सचिन वजह इस पूरे मामले में मुख्य किरदार है, जो कि जिसके जरिए ही परमवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि अनिल देशमुख ने सचिन वजह से कहा था कि 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली का एक टारगेट दिया था, साथ में एक एसीपी और एक डीसीपी का भी नाम था। अब वो सचिन वजह एनआईए के हिरासत में है, यानी एनआईए की कस्टडी में है और वो मनसुख की हत्या के साथ साथ झूठी आतंकी साजिश कहानी बनाने का भी आरोप चल रहा है, और जिसमें कि जांच भी चल रही है। तो उसके बयान में और क्या क्या आता है इस पूरे मामले में, और उस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, ये भी बहुत मायने है। तो कहाँ तक इस जांच को आगे ले जानी है या फिर कहाँ तक जांच जा सकती है, ये भी बहुत देखने योग्य है। और निशाने पे जब तक देखें, अगर आप अभी कुछ देर पहले जो देवेंद्र फडणवीस की अपने बयान चलाया है, उसमें भी आपने देखा है, तो उनका भी यही कहना है कि इसमें और भी लोग आ सकते हैं इसमें जांच के आगे में, और कुछ पॉलिटिकल लीडर भी आएंगे। तो पॉलिटिकल लीडर कौन है? एक तो थे पॉलिटिकल लीडर जो कि गृहमंत्री थे अनिल देशमुख, उनका तो पत्ता कट चुका है, यानी कि उनका इस्तीफा हो चुका है। तो दूसरा कौन बचा है? तो दूसरा स्वाभाविक तौर पर शिवसेना के कोटे से कोई है, तो वो कौन है? और वो उस जो भी नेता है उसकी तार कहाँ तक जाके मिलते हैं? तो साफ तौर पर जो निशाने पर है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। दांव भी उन्हीं का लगा है, क्योंकि मुख्यमंत्री वो हैं, तो एक तरह से सरकार के मुखिया हैं, तो कुछ भी गलत होता है तो जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। और इतना दिन लग गया गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा लेने में, जो कि इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया था, और उनके ही एक आईपीएस ने लगाया था वो आरोप। तो स्वाभाविक तौर पर उनको अपनी छवि जहां उभारनी है, वहीं बीजेपी को पूरी घेरेबंदी जो करनी है वो मुख्यमंत्री को ही घेरना है, ताकि सरकार संकट में पड़े और फिर उनकी अपनी जो राजनीतिक इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके। शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सोहित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। धीरे धीरे करके चाहे रफाल विमान भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन विवाद रफाल का पीछा नहीं छोड़ रहा। अभी रफाल की आधी खेप भी भारत नहीं पहुंची, लेकिन इस डील में एक बार फिर भ्रष्टाचार की बात सामने आ गई है। फ्रांस की एक न्यूज वेबसाइट ने इस डील में बिचौलिए की भूमिका का दावा किया है। वेबसाइट का दावा है कि रफाल बनाने वाली कंपनी दसों एविएशन ने भारतीय बिचौलिए को 10 लाख यूरो यानी 8 करोड़ 62 लाख रुपए दिए थे। रफाल पेपर्स के नाम से छपी रिपोर्ट के मुताबिक दसों एविएशन के ऑडिट में इस रकम का जिक्र क्लाइंट गिफ्ट के तौर पर किया गया है। फ्रेंच मीडिया के इस खुलासे पर एक बार फिर भारत की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक बार फिर 60,000 करोड़ के रक्षा डील की कलाई खुल गई। कांग्रेस ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री अब देश को जवाब देंगे? 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में कमीशनखोरी, बिचौलियों की मौजूदगी और पैसे के लेन देन ने एक बार फिर रफेल सौदे की परतें खोल दी हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी न्यूज पोर्टल ने फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी के माध्यम से कल देर रात खुलासा किया है। देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में कमीशनखोरी और बिचौलियों की मौजूदगी और रिश्वतखोरी के इल्जामात की पूरी निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आए कि किसने पैसा लिया, कितना पैसा लिया, कैसे लिया और वो पैसा कहां गया। और आखिरी सवाल, क्या प्रधानमंत्री अब देश को जवाब देंगे? उधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने का काम करती है। राफेल क्या है? अगर भारत के पास राफेल होता तो बालाकोट के अंदर हमारे एयरफोर्स को नहीं जाना पड़ता, कश्मीर की सीमाओं को पार करके वो यहीं से टारगेट कर सकते हैं, इतनी उसकी क्षमता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा, कृपया करके भारत की सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर न करें। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये उनका इतिहास है। इन्होंने उरी पे सबूत मांगा था ना, इन्होंने बालाकोट पे सबूत मांगा था ना। क्या मतलब है इसका?
जिन सेना के साहसिक कार्रवाई की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, उस पर सवाल खड़े करना। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर 24 घंटे टीकाकरण करने का फैसला किया गया है। यह दिल्ली सरकार का फैसला है। टीकाकरण की गति को बढ़ाने के लिए यह फैसला किया गया है। आपको बता दें कि 1/3 केंद्र जहां पर टीकाकरण होता है वो रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक भी खुले रहेंगे और रात में भी आप जाकर टीके लगवा सकते हैं। मंगलवार यानी कल से यह फैसला लागू हो जाएगा। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, आज ही 2 घटनाक्रम हुए थे। एक तो राघव चड्ढा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा था कि वैक्सीन नेशनलिज्म क्यों नहीं हो रहा है, भारत ने एक्सपोर्ट क्यों कर दी वैक्सीन, पहले भारत में लगानी चाहिए थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिखा पीएम नरेंद्र मोदी को, जिसमें यह कहा कि इसकी रफ्तार बढ़ानी होगी, और अब खुद दिल्ली सरकार ने फैसला लागू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबका ये मानना है कि इस समय कोरोना से लड़ने के लिए अगर कोई एकमात्र हथियार उपलब्ध है हमारे पास तो वो है वैक्सीन। तो एक तरफ जहां पार्टी स्तर पर प्रधानमंत्री पर और बीजेपी पर हमले किए जा रहे हैं कि उन्होंने इस समय ना तो पूरे देश के लिए उपलब्ध कराई हुई वैक्सीन बल्कि एक्सपोर्ट की जा रही है। देश में भी अभी 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं केवल उन्हीं को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के स्तर पर भी, क्योंकि अगर आप हमला करेंगे तो सवाल भी उठ सकते हैं, तो इसलिए भी अब ये फैसला किया गया है कि अब दिल्ली के अंदर 24 घंटे आप चाहें तो टीका लगवा सकते हैं। व्यवस्था ये की गई है कि अभी दिल्ली के अंदर जो टीके लगते हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 12 घंटे का टाइम स्लॉट होता है, जब आप अस्पतालों में जाकर, केंद्रों पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। लेकिन अब ये भी कर दिया गया है कि दिल्ली सरकार के जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं उनमें से कम 1/3 वैक्सीनेशन सेंटर में ये सुविधा दी जाएगी कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे, यानी कि एक 24 घंटे का चक्कर पूरा हो जाएगा कि पहले रात के 9 बजे तक टीके लगते थे, अब रात के 9 बजे से भी लेकर और सुबह के 9 बजे तक अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी ड्यूटी कुछ इस तरह की आपको समय नहीं मिल पाता, तो आप रात के 9 बजे भी जाकर जो है टीका लगवा सकते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि हमें युद्ध स्तर पर टीके लगाने होंगे, और इसलिए ये जो बाध्यता है कि आप जो नॉन मेडिकल फैसिलिटी है, जैसे कि केवल अस्पतालों में ही टीके लग सकते हैं, इसकी बजाय आप इजाजत दें कि स्कूल और जो कम्युनिटी सेंटर है वहां पर भी कैंप लगाकर टीका लगाने की इजाजत दी जाए। तो जब तक वो इजाजत केंद्र सरकार से नहीं मिल रही है कुछ कारणों से, कारण ये है कि सरकार चाहती है कि जिसको टीका लगता है उसको ऑब्जर्व किया जाए कि कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, तो जब तक वो रिएक्शन जो इजाजत है केंद्र सरकार से नहीं मिल जाती, तब तक के लिए दिल्ली के अंदर फिलहाल इस तरह से टीकाकरण की गति बढ़ाने की कोशिश दिल्ली सरकार कर रही है। लेकिन शरद, इसमें एक दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि क्या उपलब्धता है टीकों की इतने कि आप लगा सके, क्योंकि ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ इलाके हैं जहां पर कि टीके पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचे हैं। देखिए, अभी तक जहां तक दिल्ली सरकार की बात है, दिल्ली सरकार की तरफ से ये बात कहीं तक नहीं आई है। लगभग 15-16 लाख टीके दिल्ली के अंदर लग चुके हैं, लेकिन अभी तक, और देश में 8 करोड़ टीके लग चुके हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर अभी तक ये बात नहीं आई है कहीं से कि टीकों की कमी है। हमने आज भी जब राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जब उन्होंने सवाल उठाए कि केंद्र सरकार क्यों एक्सपोर्ट कर रही है, तो उनसे पूछा गया कि दिल्ली के अंदर क्या कमी है या क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में लगातार स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री ने कभी ये नहीं कहा है कि कमी है। तो हमें ये, जब तक वो ये ना कहें तब तक हमें मानना चाहिए कि उपलब्धता होगी, इसलिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि अब जब दिल्ली सरकार इसको स्पीड अप कर रही है, इसको तेज कर रही है, तो क्या कहीं उसको टीकों की कमी तो नहीं पड़ जाएगी। ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय की स्थिति पर निर्धारित होगा। बिल्कुल शरद, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से एक बड़ी खबर, शरद शर्मा जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली में अब 24 घंटे टीकाकरण होगा, कल से ही यह फैसला लागू हो जाएगा। 1/3 केंद्र जो है वो रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक खुला करेंगे। अगर आपके पास दिन में समय नहीं है तो आप रात में जाकर भी टीका लगवा सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात को देखते हुए उद्धव सरकार ने कई कड़े फैसले किए हैं। नाइट कर्फ्यू, दिन में धारा 144, मॉल, रेस्टोरेंट और बार पर ताले के अलावा सरकारी और निजी दफ्तरों पर भी सख्ती की गई है। लेकिन कॉरपोरेट जगत इस सख्ती से खुश नहीं है।
मैं इस समय बीकेसी के एक पार्किंग लॉट में हूँ। यहाँ पर इस समय 100-150 के करीब की गाड़ियाँ होंगी, लेकिन मैं आपको ये दिखाने के लिए आया हूँ दरअसल कि ये एक तरीके से मुंबई का सबसे बड़े बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। सबसे बड़े कॉरपोरेट का ये घराना है, घराने जो हैं यहाँ पर हैं, यानी कि उनके हेडक्वार्टर यहाँ पे है। इसमें से बहुत सारी संख्या बैंकिंग की भी है। ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो बैंक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की हैं। लेकिन अब आप देखिए कि कहा यह जा रहा है कि जो गाड़ियाँ हैं ये अब कम होती जा रही हैं, क्योंकि जो हमें बताया गया है यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन्होंने कहा है कि पहले यहाँ पे एक वक्त में 500 गाड़ियाँ खड़ी रहती थी एक साथ। अब वो गाड़ियाँ घट के कभी 150 हो जाती हैं, कभी 200 हो जाती हैं। तो आज जो सरकार पाबंदी लगा रही है या जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनका असर तो है। पहले से भी लोगों ने आना बहुत कम कर दिया था। तो जैसे आप देखें कि ये जो यहाँ पे गाड़ियाँ लगी होती थी वो बंद है, तो ऐसी बहुत सारी लॉट्स खाली पड़े हुए हैं। और कल जब लॉकडाउन पूरी तरीके से शुरू होगा एक तरीके से, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन प्राइवेट दफ्तरों को खोलने की इजाज़त होगी जहाँ पर जो बैंक से जुड़े हुए हैं या अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, जिसमें स्टॉक ट्रेडिंग भी शामिल है, तो बीकेसी में बहुत सारे लोगों को शायद काम करने की इजाज़त मिलेगी क्योंकि वो बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं कि उनमें भी अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है तो उनको ऑफिस ना आने दिया जाए। तो ये एक तरीके से एक छोटा सा प्रतीक है कि पहले कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे हुआ करती थी। तो 500 गाड़ियाँ एक साथ कभी खड़ी होती थी, अब 150-200 गाड़ियाँ हैं यहाँ पे खड़ी हुई हैं। कुछ पार्किंग लॉट बंद भी हो गए हैं। जो हमें यहाँ पे साथी जो काम करते हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2 पार्किंग लॉट जो हैं वो इस समय बंद पड़े हुए हैं, उनकी गाड़ियाँ पे भी यहाँ पे आ गई हैं। और जो प्राइवेट गाड़ियाँ कभी आती थी यहाँ पे, लोग मिलने के लिए आते थे या किसी काम के लिए आते थे, वेंडर्स आते थे, उनकी गाड़ियाँ भी अब आनी बंद हो गई हैं। तो मुंबई जो कि जीडीपी में एक बड़ा हिस्सेदारी देता है, टैक्स के लिहाज से भी देता है, तो वो तमाम चीज़ें प्रभावित दोबारा शुरू हुई हैं। पिछले साल की जो दुर्दशा थी वो हमने देखी थी, कैसे हमने हज़ारों लोगों को काम छोड़ते हुए जाते हुए देखा था। उनमें से बहुत सारे लोग वापस नहीं आए थे। लेकिन ये जो एक झटका है, खासकर कि कॉरपोरेट दफ्तरों को भी बंद करने का जो झटका है, बहुत सारे लोग तैयार नहीं हैं इसके लिए, ये एक सच है। और राज्य की सरकार को उन्होंने अपने जितने भी प्रतिनिधित्व दिया है या रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसमें उन्होंने कहा भी है कि हम शायद इस मार के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राज्य की सरकार कह रही है कि वो ऐसे हालात में काम नहीं कर सकते हैं जहाँ पर हर दिन 11,000 12,000 आंकड़े आ रहे हों पेशेंट्स के, मरीजों के, और शहर में बिस्तरों की किल्लत होने लगी हो कि लोगों को भर्ती कहाँ कराया जाए। तो ये मुंबई शहर का वो बीकेसी बांद्रा कुर्ला इलाके की मैं एक छोटी सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। दफ्तरों के अंदर जाने की इजाज़त तो वैसे भी नहीं होती है मीडिया को, और ऐसे हालात में तो बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जा रहा है जहाँ पे कोविड है। लेकिन मैं आपको इस पार्किंग के बहाने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।